नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो लास्ट ईयर में एसएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे थे, आज वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप 2024-25 में एसएससी बैंक या रेलवे का किसी का एग्जाम देते हो, वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। आज जो सीरीज शुरू करने वाले हैं, इसके एक एक क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझना है। हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके हम अप्रोक्सीमेट 1000 क्वेश्चन करेंगे। आज हम क्लास 1 कर रहे हैं। अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन भी करके चले जाते हो तो आपके एग्जाम में 80+ क्वेश्चन हो जाएंगे। 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। इनके कंसेप्ट भी समझने हैं, तो ध्यान से देखना है कैसे करेंगे। अब देखिए पहला सम क्या है हमें कि एलसीएम है 2 नंबर का 168। एलसीएम कितना दिया हुआ है 168 और एचसीएफ कितना है 12। एचसीएफ है कोई 2 नंबर है, उनका एलसीएम है जो 168 है और एचसीएफ क्या है 12 और उन दोनों का नंबर का फर्क है जो 60 है। तो हमें क्या बताना है उन दोनों का सम कितना होगा। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उस क्वेश्चन को रीड करना। आपकी रीडिंग स्किल क्या है? आपकी रीडिंग स्किल बेस्ट होनी चाहिए। सबसे पहले क्या है आपकी रीडिंग स्किल, क्वेश्चन को कैसे रीड कर रहे हो। अब आपको देखना है उसको एनालाइज करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको ओनली एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। एलसीएम और एचसीएफ गिवन है, ठीक है, और नंबर का फर्क है कितना है 60। तो यहां से आप सॉल्व करोगे। अब देखिए कभी भी आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप उनकी रेशियो फाइंड आउट करोगे। वो नंबर की रेशियो फाइंड आउट करोगे। रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो 1 इंटू रेशियो 2। कोई भी 2 नंबर की रेशियो की मल्टीप्लाई क्या होती है, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। अब आपका एलसीएम क्या है 168। एलसीएम क्या है 168। एचसीएफ क्या है 12। अब मैं 12 से भाग करूंगा तो क्या आएगा 12 1 12 12 4। हमें कोई भी 2 नंबर ऐसे चाहिए को प्राइम जिनकी मल्टीप्लाई 14। को प्राइम चाहिए। को प्राइम का मतलब समझते हो? जिन बच्चों को को प्राइम का मतलब नहीं पता वो बता देता हूं। को प्राइम को हम हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। कि कोई भी 2 ऐसी संख्या है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। जैसे मैं कहूं 4 और 3, ये को प्राइम नंबर। 4 और 3 क्या है को प्राइम नंबर। 3 और 5 ये भी को प्राइम नंबर है। 7 और 8 ये भी को प्राइम नंबर है। 4 और 7 ये भी को प्राइम नंबर। अगर मैं कहूं 4 और 6 ये को प्राइम नंबर नहीं है कि ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 200, मतलब इनमें कॉमन क्या है 2 कॉमन है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। अब हमें ऐसे नंबर देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई कितनी हो 14 हो और वो को प्राइम हो। आप क्या फाइंड आउट करोगे 14 किसकी मल्टीप्लाई है। अगर मैं कहूं 7 और 2 की, ये नंबर की रेशियो निकलती है। आपको पता होगा अगर आप रेशियो को एचसीएफ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आते हैं नंबर आते हैं। अगर रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आते हैं नंबर। हमारे पास 2 ऑप्शन बनती हैं। ये अगर मैं 7 और 2 लूं तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा, पहला नंबर क्या बनेगा 7 गुना में 12 84। दूसरा नंबर क्या बनेगा 2 गुना में 12। इसने कंडीशन क्या बोली थी, इन दोनों का फर्क है जो 60 होना चाहिए। हमारी कंडीशन पूरी हो रही है ना, हमारी कंडीशन है जो पूरी हो रही है। दोनों का फर्क क्या है 60 है। तो आप क्या करोगे, दोनों का जोड़ बताना है। 4 और 4 8, 8 और 2 10, कितना आ जाएगा 108। क्या आंसर आएगा आपका 108 आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं दूसरे करता 1 और 14 को लेता क्या होता, एचसीएफ कितना था मेरा 12। एक संख्या तो 12 होनी थी, दूसरी क्या होनी थी 14 इंटू 12 168। अब इनको फर्क तो बहुत ज्यादा है, इनका फर्क क्या है बहुत ज्यादा है। हमें कितना चाहिए था 60। अब आप इस तरह नहीं कर सकते, एग्जाम में भी इतना लेंथी नहीं जाओगे। आप क्या करोगे, सिंपली डिफरेंस देखोगे।
डिफरेंस क्या है, रेशियो का डिफरेंस देख लोगे। रेशियो का डिफरेंस क्या है यहाँ पर 5, तो आप सीधा HCF से मल्टीप्लाई करके देखिए। 5 गुना 12 कितना होता है 60, हो रहा है ना। 5 गुना 12 कितना होता है 60। तो आपने क्या निकालना था, दोनों का सम। आप क्या करोगे, इन रेशियो का सम कर दोगे। 7 और 2 कितना हो गया 9। अब रेशियो का जो सम आया है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 108 ही आएगा। क्लियर, इस चीज को समझना है। ये फॉर्मूले आपको बेसिक से कवर कराए जाएंगे। आप एलसीएम की वीडियो हम डालेंगे, उसमें देख सकते हो एलसीएम एचसीएफ की कि ये फॉर्मूले कैसे बने। इस चीज को समझना होगा कि कोई भी दो संख्याओं का अनुपात है जो उनकी मल्टीप्लाई है, उनके एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो आती है। क्लियर, कोई भी दो संख्या, देखिए कोप्राइम नंबर क्या होता है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं आपके पास 12 और 18, इनका एचसीएफ निकालोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समावर्तक। एचसीएफ कितना होगा 6 होगा। अगर मैं इसको एचसीएफ से कट कर दूं, 6 दूनी 12, 6 तीनी, जब किसी भी नंबर को आप एचसीएफ से कट करते हो तो क्या बचता है आपके पास, कोप्राइम बचता है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन। एचसीएफ क्या होता है आपका, हाईएस्ट कॉमन। आपने हाईएस्ट कॉमन तो निकाल लिया, अगर हाईएस्ट कॉमन किसी चीज में से निकाल लेंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, कोप्राइम। उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब जो रेशियो बचती है तो इसको आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर भी बन जाते हैं। वही चीज हमने की थी कि हमने रेशियो की मल्टीप्लाई फाइंड आउट की। रेशियो की मल्टीप्लाई क्या होती है, एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आएगी, रेशियो की मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो वहां से आप सम सॉल्व कर लोगे। क्लियर, अब नेक्स्ट सम देखते हैं। और नेक्स्ट सम रीड कीजिए कि दो नंबर हैं, इनकी रेशियो दी हुई है 5:11। ये एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीपीओ के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया हुआ है। पहले एसएससी सीपीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:11। उनका एचसीएफ क्या दिया हुआ है 24। तो आपको क्या निकालना था, सम ऑफ दीज नंबर, कि वो नंबर पता कीजिए और उनका सम कीजिए। तो आप क्या करोगे, मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी दो संख्याओं का आपको अनुपात दिया हो तो उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर बन जाते हैं, वो हमारे नंबर बन जाएंगे। तो आपको अनुपात कितना दिया है, 5:11, और एचसीएफ कितना दिया है आपको 24, मतलब कितना दिया है 24। तो आप 24 को 5 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 24 गुना में 5 कितना आएगा 120। पहली संख्या क्या आ गई हमारी 120। अब दूसरी संख्या क्या होगी, 24 को आप 11 से गुना करोगे तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 264। आपका सम कितना आ गया 384। आपका आंसर कितना आ जाएगा 384। क्लियर, आपका आंसर क्या आएगा 384। ठीक है, आप इतना भी नहीं करना होता एग्जाम में। मेनली एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। जैसे एसएससी का आपको पता है कितना 100 क्वेश्चन देती है और 60 मिनट का टाइम होता है। अप्रोक्सीमेट माने तो आपके पास 30 सेकंड के राउंड ही रह जाता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है 60 मिनट में करने, 30 सेकंड के राउंड आपके पास टाइम होता है। तो 30 सेकंड में आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि आधा टाइम तो आपको साइन वगैरह में वेस्ट होता है। आप 30 सेकंड मान के चलिए, आपको मैथ का समय जो 30 सेकंड में करना है। तो अब देखिए इस चीज को समझिए, अब ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। अब हमें, मेरे को पता था, मैंने करनी थी इनकी मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद इनको ऐड करना है। पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर ऐड करूंगा। अगर मैं रेशियो को ही जोड़ लूं 5 और 11 16, तो सीधा ही मल्टीप्लाई कर दूं तो वही आएगा, क्या आएगा 16 और 24 की मल्टीप्लाई 384। अब मल्टीप्लाई भी आप ऐसे मत करने लग जाना, इसको भी आप तोड़ के किया करो। ऐसे करोगे तो टाइम लग जाएगा। इसके 2-3 ऑप्शंस है। अगर मैं कहूं 16 को 20 से कर दूं, 16 दूना कितना होता है, पहले डिजिट से कीजिए 320, 16 दूना 32, और जितने अंक पीछे हैं उतनी जीरो लगा लीजिए। एक अंक पीछे था, एक जीरो लग गई, 16 दूना 32, एक अंक लास्ट में था उसकी जीरो लग जाएगी। क्लियर, उसके बाद फिर इस अंक से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 चौका 64, तो आपके पास क्या आ गया 384। आप तोड़ के कीजिए। अगर पहले अंक से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या था, 16 गुना में 20 प्लस 4 लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख दूंगा मैं, 20 प्लस 4 लिख दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24 को अगर मैं 20 प्लस 4 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
16 को पहले 20 से कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 320। सिंपली पता आप 2 से करोगे, 16 दूना 32, जीरो की जीरो आ जाएगी, फिर 16 चौका 64, तो आपके पास क्या आ गया 3 8 4, कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा। समझ में आया? तो आपने क्या करना है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रॉपर नंबर बन जाएंगे। उसके बाद जो भी आपसे पूछा गया उसका आंसर कर दीजिए। हमारा कंप्लीट मैथ का बैच शुरू हो रहा है। ऐप का लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पे आप हमारा ऑनलाइन बैच परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा। आप चाहे एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का दे रहे हो, एचएसएससी का, रेलवे का या स्टेट गवर्नमेंट का, जो इसकी फीस है मात्र 500 रुपीज है। कोई ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल करके हमें पूछ सकते हो। तो जो इसमें है सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, आपको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मैथ के, अगर चाहे आपने बैच परचेज किया है चाहे नहीं किया है, तो हम टेलीग्राम का लिंक दे रहे हैं, आप अपना डाउट वहां पर भेज सकते हो। डाउट जो कलेक्शन करके आपको वीडियो बना के दे दी जाएगी। कोई भी बच्चा अपने डाउट कहीं से भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकता है, और वहीं से हम डाउट आपको वीडियो बना के दे देंगे जितने भी आपके डाउट होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर अपने डाउट्स भेज सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखिए, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 21। दो नंबर है, उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको 21, और एलसीएम क्या दिया हुआ है 221 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। क्लियर? अब देखिए एलसीएम क्या दिया है 21, और एलसीएम क्या दिया हुआ है 221 टाइम्स ऑफ एचसीएफ। तो आप ऐसे कह लोगे। अब नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन 200 एंड 300। जो एक नंबर है इन दोनों के बीच 200 और 300 के बीच में है, तो सम ऑफ डिजिट अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है उसके डिजिट का, अंकों का जोड़ पता आपको करना है। जैसे हम आपको एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2019 में। तो इसको आप कैसे करोगे, आपको बताया हुआ है कि जो एचसीएफ है जो 21 है, और एलसीएम कितना है एचसीएफ का 221 गुना। तो मैंने आपको बताया था आप नंबर की रेशियो फाइंड आउट करोगे। जब आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, आप सिंपली नंबर की रेशियो फाइंड आउट करोगे। तो आप क्या करोगे, रेशियो 1 इंटू रेशियो 2 इज इक्वल टू एलसीएम अपॉन में एचसीएफ। क्या करोगे, एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर दोगे। अब एलसीएम क्या है 221 गुना इसका एचसीएफ का। एचसीएफ कितना है हमारा 21, अपॉन में क्या आता है एचसीएफ। क्लियर? अब 21 तो कट गया, हमारे पास क्या बचा 221। तो आपको देखना है 221 है जो किन की मल्टीप्लाई है, कौन से दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई 221 है और को प्राइम हो। ये चीज आपको चेक करनी है, ये आपको आएगी प्रैक्टिस से। तो अब देखिए रेशियो 1 इंटू रेशियो 2 क्या होगा, 221 किन की मल्टीप्लाई है 17 गुना में 13। 17 को 13 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 17 को 13 से गुना करोगे तो क्या आएगा 221। क्लियर? 221 आ जाएगा। अब हमारे पास दो नंबर आ गए जिनका अनुपात कितना है 17 और 13। अब नंबर कैसे बनेंगे, नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो रेशियो 1 को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर 1 बन जाएगा। रेशियो 2 को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, नंबर 2 बन जाएगा। अब नंबर 1 हमारा क्या होगा 13 गुना में 21। दूसरा नंबर क्या होगा 17। क्लियर? अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, अब आपको मैंने पहले बताया था जो तरीका 13 गुना में 21 माइंड में करना सीखिए। 20 प्लस 1, 21 क्या होगा 20 प्लस 1, 13 दूना 26, 260, 13 एकम 13, कितना आ गया 273। इसका क्या बन जाएगा 273। अब 17 गुना 21, 17 गुना में 20 प्लस 1 क्या आएगा, 17 दूना 34, 340 प्लस 17 तो कितना हो जाएगा 367।
अब देखिए हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं। अब इसने क्या कहा था आगे, एक नंबर है जो 200 और 300 के बीच में आता है, वो हमारा आ गया 273 200 और 300 के बीच में आता है। Then the sum of digit of the other number, जो दूसरा नंबर है उसके डिजिट के सम पता करना है हमें, जो अंकों का जोड़ है जो पता करना है हमें। इनका क्या होगा, 3 5 8 8 7 15, क्या आंसर आएगा आपका 15। क्लियर है। जो एसएससी सीजीएल टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन सिंपल था, बस इसको कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है, ऐसे ही उलझाया जाता है। आपको एक चीज याद रखना, अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम दे दिया और कुछ नहीं दिया, कुछ भी पूछ रहा है, तो पहले आपका ध्यान जाना चाहिए रेशियो फाइंड आउट करो उसकी। तो रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है कि कोई भी दो नंबरों की रेशियो की मल्टीप्लाई एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लाई आ जाती है। अब हमने यहाँ पे एलसीएम कितना था, 21 गुना 221 डिवाइड बाय एचसीएफ, 21 से 21 कट गया तो क्या आया नंबर 17:13, जो नंबर्स की रेशियो आई। तो रेशियो आने के बाद आपको क्लियर अभी कराया था लास्ट सम में, तो क्या करते हैं हम रेशियो को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो प्रॉपर नंबर बन जाएंगे। तो हमारे दो नंबर बने 273 और 357, 273 और 357। तो एक नंबर 273 इसने बोला था 200 और 300 के बीच में, तो ये वाला नंबर है। अब दूसरा नंबर है उसके अंकों का जोड़ दीजिए, दूसरे नंबर के अंकों का जोड़ बताना है। आपने बताया तो क्या है 15 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखते हैं हम। अब नेक्स्ट सम रीड कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2021 में आया हुआ है, पेपर 1। द रेशियो ऑफ टू नंबर 5:8। कोई दो नंबर है ए और बी, इनका अनुपात क्या है 5:8। इनका अनुपात क्या है 5:8। इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ ए एंड बी, मतलब हमें नंबर नहीं पता, इनका अनुपात पता है, हमें अनुपात पता है। अब ये कह रहा है दोनों में 5 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी 5 प्लस कर दिया और इसमें भी 5 प्लस कर दिया। देन द रेशियो बिकम 2:3। जो नई रेशियो बनती है 2:3 बनती है। अब आपको नंबर के बीच में डिफरेंस पता कर, डिफरेंस आप तभी पता करोगे, पहले तो आपको नंबर्स आने चाहिए। नंबर कैसे फाइंड आउट करो। अब एक चीज देखिए, पहले इनका अनुपात 5:8 था, अब अनुपात 2:3 है। पहले क्या था 5:8, अब क्या है 2:3। अब दोनों में 5 ऐड किया था, इसमें भी 5 ऐड किया, इसमें भी 5 ऐड, बट इसका डिफरेंस कितना बन रहा है 3, इसका 5। अगर दोनों में सेम चीज ऐड की गई है तो दोनों का डिफरेंस भी सेम बनना चाहिए था, दोनों का डिफरेंस भी सेम बनना चाहिए था। अगर आपको एग्जाम में डिफरेंस सेम दिया हो फिर तो सही है, अगर डिफरेंस सेम नहीं दिया तो पहला आपका काम होगा इस डिफरेंस को सेम करना। अब डिफरेंस को कैसे सेम करेंगे, तो आपने क्या करना है, ऊपर दोनों का गैप देखोगे कितना है 5 और 8 का 3, और नीचे कितना गैप है। क्लियर, दोनों का गैप लिख लीजिए, डिफरेंस लिखिए कितना है, ऊपर दोनों का 3 और नीचे क्या है 1। जो नीचे वाला गैप है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 को 5 और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रह जाएगा 5 और 8 रह जाएगा। कितना रह जाएगा 5 और 8 रह जाएगा। अब 3 को नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा 9। अब देखिए आपका डिफरेंस सेम बन रहा है, इसमें भी कितना फर्क आ रहा है 1 का, इसमें भी 1 का, परंतु हमें कितना बोला गया उसने 5 जोड़ा है, हमें ये वाला डिफरेंस सेम करना है। अब दोनों में डिफरेंस सेम है ना 1-1 का। अब क्वेश्चन को समझते हैं अब द्वारा कि हमें पहले अनुपात दिया गया 5:8, जब उन्होंने 5-5 जोड़ दिया गया तो नया अनुपात क्या हुआ 6 अनुपात, परंतु हमारे अकॉर्डिंग कितने यूनिट जोड़ा गया है 1 यूनिट। क्वेश्चन में कह रहा है 5 जोड़ा गया और हमारे अकॉर्डिंग दोनों में कितना 1-1 यूनिट ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 5-5 ऐड किया गया है, हम देख रहे हैं हमारे पास 1-1 यूनिट ऐड किया गया है, तो हमारी 1 यूनिट किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। हमारी 1 यूनिट क्वेश्चन के 5 के इक्वल है, समझाया। 1 यूनिट किसके इक्वल है 5 के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 5 ऐड किया गया, हमारे पास फर्क 1 आया, तो 1 यूनिट की वैल्यू है जो किसके इक्वल है 5 के। अब हमें बताना था नंबर्स। अब नंबर्स कैसे देखोगे आप, पहला नंबर क्या होगा 1 यूनिट 5 के इक्वल है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी
5 गुना में 5, समझा गया ना। अगर आप एक पेन 5 रुपए का खरीद रहे हो, एक यूनिट का मतलब क्या है, एक पेन ये 5 रुपए का खरीद रहे हो, तो आपको 5 पेन लेने हैं, तो आप क्या करोगे, 5 से गुना कर लोगे। इसी तरह एक की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 गुना 5 25। क्लियर। दूसरा क्या है 8, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 गुना में 5 क्या आएगा 40। पहला नंबर 25 आया, दूसरा नंबर क्या आ गया 40। तो नंबरों में फर्क कितना है, नंबरों में जो फर्क है, डिफरेंस है, कितना है 15। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, समझा गया। तो आपको पहले ये डिफरेंस दोनों का इक्वल करना है, चाहे आपको एज का सम आ जाए। इस पे एज के सम बहुत आते हैं, एज के सम भी इसी पे कंसेप्ट पे होंगे आपके, और कोई कंसेप्ट नहीं लगाना आपको, ठीक है। अब देखिए इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, हमें पूछा क्या गया था, ए और बी में अंतर क्या है, ए और बी में अंतर क्या है। इन दोनों का अंतर कितना है 3। कितनी यूनिट का अंतर है 3 यूनिट का। इन दोनों में कितनी यूनिट का अंतर है 3 यूनिट का। अगर एक यूनिट 5 है तो 3 यूनिट किसके इक्वल होगी, 3 यूनिट किसके इक्वल होगी 15 के। एक यूनिट 5 है तो 3 यूनिट क्या होगी 15 होगी, समझा गया। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेना है, इस पे श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे एजेस पे आ जाए या इस तरह का आ जाए या मिल्क और बटर वाला आ जाए कि हमें एक दूध और पानी का मिश्रण दे दिया गया है, उसमें इतना दूध ऐड कर दिया गया है या पानी ऐड कर दिया गया, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, आगे हम करेंगे। इस कंसेप्ट को ध्यान समझना। अब नेक्स्ट हम देखिए 4p is equal to 6q is equal to 9r। अब आपको अनुपात बताना है कि 4p 6q 9r, p q का p अनुपात q अनुपात r। इसके दो तरीके हैं, पहले तो बेसिक तरीका करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों का अनुपात बना लोगे, इन दोनों का अनुपात बना लोगे। पहला बेसिक तरीका क्या है, 4p is equal to 6q। अल्फाबेट के नीचे अल्फाबेट आते हैं, नंबर के नीचे नंबर, तो q इस साइड p के नीचे आ जाएगा, 4 इस साइड 6 के नीचे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं p by q 6 by 4 हो जाएगा। क्या हो गया, 2 से काट दिया तो 3 by 2। p और q का अनुपात कितना हो गया आपके पास 3:2, समझाया। अब दूसरा इन दोनों का Q और R का रेशियो बना लीजिए, 6Q 9R, Q अपॉन R इज इक्वल टू 9/6, 3/2। इनका अनुपात भी क्या हो गया 3:2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना अल्फाबेट के नीचे आपको अल्फाबेट लाना है, नंबर के नीचे नंबर। तो आप बोलोगे QR अनुपात में क्या हो गया 3:। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, जो कॉमन वैल्यू उसको नीचे रख लेते हैं हम, P अनुपात Q, Q अनुपात R, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या था Q। इसकी वैल्यू क्या है 3:2, इसकी 3:2। अब जो खाली नंबर बचता है सेम नंबर लिख लेंगे, 3 का 3 लिख लेंगे, इधर क्या लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 गुना 3 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 9:6:4। पहला मेथड तो आपका ये। अब दूसरा मेथड देखिए, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड, जो मेथड आप कर रहे हो वो मैंने आपको बता दिया, आप इसको कर रहे हो। अब आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं इसका, 4p is equal to 6q is equal to 9r। आपको P अनुपात Q अनुपात R निकालना। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ दीजिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ दीजिए। मतलब पहले आप P की वैल्यू निकाल रहे हो तो P को छोड़िए, इन दोनों की गुना कीजिए, 9×6, समझा गया। फिर आपने Q की वैल्यू निकालनी है, Q को छोड़ा, इन दोनों की 9×36। फिर आपने R निकालने, R को छोड़ दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, 6×24। क्लियर, यहां तक आपके पास आ जाएगा। अब आप इसको कट कर दीजिए। कट किससे करोगे, 6 से कट किया 9, 9×6 जोड़ना,
सेम नंबर से कट करना होता है, जिसको भी कट करना आपने सेम नंबर। 6 से कट किया 6, 6 से कट किया 4, तो आपका आंसर क्या आया 9:6:4, वही सेम आंसर आपका आएगा। तो आप इस डायरेक्ट मेथड से जाओ। ठीक है, ये मेथड आपको इसलिए कराया था, बहुत से बच्चों को डायरेक्ट क्लियर नहीं होता, तो मेथड आपके जरूरी है पर टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। आप इस मेथड से जाओगे काफी टाइम लग जाएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए। इस तरह का सम आ जाए इक्वल में दिए हूं, तो आप डायरेक्ट मेथड क्या है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ दीजिए, जिसकी वैल्यू निकालनी है आपने उसको छोड़ दीजिए, बाकी 2 नंबर की मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, वही सवाल आ गया एज वाला। द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी, दो आदमी हैं ए और बी, 4 साल पहले मान लीजिए आज की एज है, इससे 4 साल पहले इनका अनुपात क्या था 4:5। 8 years hence the ratio of A and B will be 11:30। आज से 8 साल के बाद रेशियो क्या हो जाएगी इनकी 11:। ठीक है, समझा गया कि आज से ये आज का बना लिया हमने, आज से 4 साल पहले देखा तो 4:5 था, अगर आज से 8 साल बाद देखें तो अनुपात क्या हो जाएगा 11:13। तो हमें क्या बताना है रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज। तो पहले तो आप इस तरह करते हो कि आपने मान लिया 4x + 5x, ऐसे करते हो ना। अब इन दोनों के बीच सालों का डिफरेंस देखिए, जहां से 4 साल पहले और 8 साल बाद दोनों सालों का डिफरेंस कितना हो गया, जहां से चलोगे 4 जे हो गए 8 जे हो गए, टोटल कितने हो गए 12 साल का फर्क हो गया। जो 2 अनुपात दिए गए हैं उनमें कितने साल का फर्क है 12 साल। तो आप क्या करते हो +12 + 12 किसके इक्वल है 11। यही मेथड अपनाते हो, यही मेथड अपनाते हो, पर इसमें लेंथी हो जाएगा। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको, और काफी लेंथी चला जाएगा आपको कि हमारे पास वही टाइम का इश्यू है, तो हम इस तरह करने लगे तो टाइम नहीं बचेगा। अब आप इसको सिंपली समझिए, 4:5 था, फिर अनुपात कितना हो रहा है 11:13 हो रहा है। दोनों में फर्क तो 12 साल का ही है ना, 12 साल ऐड हुए हैं, इसमें भी 12 साल ऐड हुए हैं। अभी मैंने कहा था आपको सेम चीज ऐड हो रही हो तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। अब इनका डिफरेंस क्या है 7 का, इधर डिफरेंस क्या है 8 का, तो डिफरेंस सेम नहीं है। आप डिफरेंस सेम करने पे जाइए। डिफरेंस कैसे सेम होगा, इन दोनों का फर्क देखिए कितना है 2 का, इन दोनों का फर्क कितना है 1 का। तो आप क्या करोगे 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 दूनी 8, क्या आएगा 4 दूनी 8, इधर 8 और 5 दूनी 10। पहले अनुपात हमने मान लिया 8:10 था, नया अनुपात क्या आया 11:13। अब देखिए फर्क सेम हो गया, इसमें भी 3 प्लस हो रहे हैं, इसमें भी 3 प्लस हो रहे हैं, परंतु हमें साल कितने बताए हुए हैं 12। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट प्लस हो रही है, सवाल के अकॉर्डिंग कितनी हो रही है 12 यूनिट। तो हम यहां से कहेंगे हमारी 3 यूनिट हैं जो किसके बराबर है 12 की। 3 यूनिट किसके बराबर है 12 की। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 12 को मैं 3 से भाग करूंगा कितना आ जाएगा 4। 1 यूनिट क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, तो हमारी एज निकल जाएगी। इसकी एज क्या होगी 8 यूनिट है, तो क्या होगी 8 गुना में 4, 8 गुना में 4 32 साल। इसकी एज क्या है 32 साल। दूसरे की एज क्या होगी 10 गुना में 4 40 साल। समझा गया, दोनों की एज आ चुकी है हमारे पास 32 साल और 40 साल। कितनी आई 32 साल और 40 साल। परंतु हमें बोला क्या गया था वर्तमान आयु, ये जो एज है अनुपात क्या था आज से 4 साल पहले का था, आज से 4 साल पहले का था। अगर हमने वर्तमान एज बनानी है, जो एज भी 4 साल पहले की रही है, तो हमने वर्तमान एज बनानी है तो 4 ऐड करेंगे, क्या आएगा 36, इसमें 4 ऐड करेंगे 44, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको 4 से कट कर दीजिए 9, 4 से कट कीजिए 11, तो नया अनुपात क्या आएगा 9:11। क्या आंसर आएगा आपका 9:11 आंसर आ जाएगा। क्लियर, इस चीज को ही आपने समझना है।
ठीक है, दोबारा फिर देखिए, पहले हमें अनुपात दिया गया था आज से 4 साल पहले 4:5 है, आज से 8 साल के बाद कितना है 11:13। दोनों में फर्क कितने साल का हो गया, एक तो 4 साल पहले की बात कर रहा है, एक 8 साल बाद की। आज से 8 साल बाद और 4 साल पहले के बीच चुके हैं, 8 और 4 12 साल। दोनों में फर्क कितना है 12 साल का। पहले हमने अनुपात को इक्वल किया, इस डिफरेंस को इक्वल करेंगे। इस डिफरेंस को इक्वल करने का क्या मेथड है, नीचे वालों का फर्क ऊपर वालों का फर्क, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या है 8:10 11:13। अब क्या है, हमारे पास 3 यूनिट का फर्क था, परंतु वो कह रहा है 12 साल का फर्क है। तो कहने का मतलब है 3 यूनिट है जो 12 साल के इक्वल है। 3 यूनिट किसके इक्वल है 12 साल के इक्वल है। तो 1 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 4 साल के इक्वल हो जाएगी। 1 यूनिट किसके इक्वल होगी 4 साल के इक्वल हो जाएगी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 3:5। ये भी एसएससी सीजीएल के टाइप 2 में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ए और बी का अनुपात क्या दिया हुआ है प्रेजेंट एज का 3:5। द रेशियो ऑफ देयर 5 ईयर हेंस बिकम 13:20। मतलब क्या है कि आज से 5 साल बाद रेशियो कितनी हो जाएगी 13:20 हो जाएगी। आज कितनी है 3:5। आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी 13:5। ठीक है, अब वही सवाल सेम है, इसको ध्यान से देखना कि 5 साल बाद हो जाएगी 13:20। अब ये वाला डिफरेंस आपका सेम है, 13 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 10, 5 और 20 का 15, तो सेम नहीं है। अगर सेम साल ऐड हो रहे हैं तो ये डिफरेंस भी आपका सेम होना चाहिए, ये डिफरेंस भी आपका सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम करेंगे तो डिफरेंस कैसे सेम होगा, ऊपर फर्क कितने का है 2 का, नीचे फर्क कितना है 13 और 20 में 7 का। तो पहले आप करोगे 7 को ऊपर से गुना, 7 दिया 21, 7 5 35। पहले का अनुपात बन गया आपके पास, प्रेजेंट अनुपात क्या है आपका 21:35। अब नीचे भी 2 से गुना करोगे, 13 दूना 26, 20 दूना 40। अब क्या है इन दोनों का फर्क कितना आ रहा है 5 का, डिफरेंस सेम हो गया। तो हमें भी क्या बोला गया था 5 साल, हमारे पास भी फर्क 5 का है तो इनका फर्क भी 5 का है। हमारी 5 यूनिटें 5 साल के इक्वल है, मतलब एक 5 यूनिटें 5 साल के इक्वल है, तो 1 यूनिट 1 के इक्वल होगी, तो सेम एज आ जाएगी। अब हमें बतानी थी तो बी की वर्तमान आयु, तो आपकी 35 यूनिट किसके इक्वल होगी 35 के इक्वल होगी, यही बी की वर्तमान आयु है। तो कितना आंसर आएगा 35 वर्ष आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 35 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। मेन कंसेप्ट कुछ नहीं है इसमें, यही है आपका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर साल दोनों में ऐड हो रहे हैं, अगर 5 साल बाद कहा है तो इसका मतलब क्या है दोनों ही 5 साल बाद, दोनों की एज जो 5 साल बाद होगी, तो आपको डिफरेंस है जो सेम करना होगा। क्लियर, इसको ध्यान से देखिए सवाल को, इस तरह के काफी सवाल हैं जो आपको एग्जाम में आएंगे श्योर है। अब नेक्स्ट हम करते हैं अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ए कैन डू वर्क इन 15 days एंड बी कैन 10 days। मतलब किसी काम को ए 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में करता है 15 दिन में, और बी उसी काम को 10 दिन में करता है। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर डेज, मतलब कितने दिनों के लिए इकट्ठा काम करते हैं वो 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, जितना काम रह जाएगा उसका पता करना है, उसका पता करना है। पहले देखिए इसमें आपको काम ही नहीं पता होता, काम है क्या, काम है क्या। सबसे पहले आपको काम पता करना है। हमें ये तो पता है ए 15 दिन में कर सकता है, बी 10 दिन में। सबसे पहले आपको काम पता करना है कि काम क्या है। उसको कैसे पता करेंगे, कितना वर्क है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 30 आएगा। देखो तुम लेना आता है ना सभी को, जिनको नहीं आता देख लीजिए। एक तो आप इस तरह से लेते हो 15 10, 2 से भाग किया 15, 2 से भाग किया
जो चीज नहीं भाग होती है वो सेम रह जाती है, बाकी आ जाती है। फिर 5 पे गया 3 और 1, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दी। नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, 15 और 2 बड़े से बड़ा नंबर है जो कॉमन, उससे काट दीजिए। 5 से काट दिया 3 2, इनकी मल्टीप्लाई कर। क्लियर? तो एलसीएम आप किसी भी तरीके, वैसे तो आपका एलसीएम आता होगा, अगर आप इस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो एलसीएम आना लाजमी है। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, हमने काम पता कर लिया। मान लीजिए 30 काम है, 30 काम कुछ भी है कि 30 ईंटें हैं, इधर से उठाकर उधर रखनी है। 30 ईंटें हैं, इधर से उठाकर उधर रखनी है। तो ये जो 15 दिन में 30 ईंटें रख देता है, तो कहने का मतलब हुआ अगर 30 ईंटें एक 15 दिन में रखता है, एक दिन में कितनी रखेगा, तो 30 को 15 से भाग कर देंगे, एक दिन में 2 ईंट रखेगा। आलसी है, आलसी है थोड़ा सा, एक दिन में 2 ईंट रखता है और 30 ईंट को रखने के लिए उसने 15 दिन लगा दिए। फिर बी थोड़ा सा एक्टिव है, उससे वो क्या करता है, 30 ईंटों को 10 दिन में रखता है, तो एक दिन में कितनी ईंट रखेगा, 3 ईंट रखेगा। ये चीज समझ आ गई ना, भाग करोगे टोटल जितना काम है उसको आप कितने दिनों में कर रहे हो, तो एक दिन का काम आ जाता है हमारे पास। ये चीज समझ आ गई, वहां पे करके नहीं देखोगे, ये आपको समझाने के लिए, ये तो माइंड में करना है कि अगर 30 काम है 15 दिनों में करता तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो 2। बी है जो 30 काम को 10 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, 3। यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए टोटल आपके पास ईंटें 30 ही हैं। ए है जो एक दिन में 2 ईंटें उठा लेता है, बी है जो एक दिन में 3 ईंटें। अगर दोनों मिलके देखें तो कितनी ईंट उठाते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 ईंटें उठा लेते हैं। अब हमें काम कितने दिन बोला गया है, उसने 4 दिन। 4 दिन एक साथ किया है, एक दिन में 5 ईंटें दोनों उठा के इधर से उधर रखा है, तो 4 दिनों में कितनी रख देंगे, वो 5 गुना में 4 हो जाएगा ना, कितनी रख देंगे, 20 ईंट रख देंगे। 4 दिनों में कितनी रख देंगे, 20 ईंट। अब उसने 20 ईंट तो रख दी, बची कितनी, टोटल कितनी थी 30 ईंट, तो बची कितनी आपके पास 10, बची कितनी 10 ईंट बच जाएंगी। टोटल कितनी थी 30, बची 10। हमें क्या बताना था, जो कार्य बच गया है उसका फ्रैक्शन ही बताना था कि 10 ईंटों का काम हमने किया ही नहीं, 10 ईंटें अभी रखनी थी, वो बची हुई हैं, वो कार्य ही बचा पड़ा है। 10 ईंटें बची पड़ी हैं, टोटल ईंट कितनी थी 30, तो 0 से 0 को काट दीजिए, क्या आ जाएगा 1:3 आ जाएगा। क्या आएगा, 1:3 आ जाएगा। सिंपल सा सम है कि टाइम एंड वर्क का जब भी सम आता है उसमें काम नहीं दिया तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल काम को ही पता करना है, काम है कितना, जो काम करने वाला है हमें बता तो दिया 10 दिनों में करेंगे, 15 दिनों में, पहले काम क्या है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी सेम काम को, ए है जो किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। क्लियर? ए किसी काम को 18 दिन में करता है, बी उसको 12 दिन में करता है, दोनों ने काम किया 6 दिन, उसके बाद ए छोड़ गया, तो बी बाकी काम में बी को करना पड़ेगा ना, बाकी काम किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। तो बी कितने दिनों में काम खत्म करेगा, बी है जो कितने दिनों में, ये क्वेश्चन आपका एचएससी सीएचएसएल में 2020 में आया हुआ मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आपने काम पता करना है, काम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम लघुत्तम निकालोगे, क्या आएगा 36, वही काम था, 36 ईंटों को इधर से उधर रखना है, 36 ईंट हैं जो इधर उठा के दूसरे रूम में रख के आती है। ए ने 18 दिन ले लिए, एक 36 ईंटें रखने गए, ए 18 दिन लेता है, मतलब एक दिन में कितनी 2 ईंटें रखता है, एक दिन में कितनी ईंटें रखता है 2। और बी है जो 12 दिन लेता है, तो एक दिन में कितनी ईंट रखता है 3। यहां तक समझ आ गया। ए है जो एक दिन में 2 ईंटें रखता है, बी 3, 2 काम कर सकता है और बी 3। अब हमें बोला गया था उसने 6 दिन काम एक साथ किया, पहले तो एक साथ वाला निबेड़ते हैं। टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 5, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5, और 6 दिन में कितना करेंगे 5 गुना में 6, कितना हो गया 30 काम तो दोनों ने कर दिया। जब 30 काम हुआ, ए ने कहा मैं रेस्ट ले रहा हूं, मैं जा रहा हूं, बी तू कर देना,
जब 30 काम तो कर दिया, मतलब 30 ईंटें उठा के रख दी, टोटल 36 ईंटें रखनी थी, 30 ईंटें उठा के ए रखवा गया साथ में, और उसके बाद ए जाता चला। अब देखिए ईंटें रह कितनी गई, टोटल 36 ईंट थी, 30 तो उन्होंने रख दी ना, 30 उन्होंने रख दी, तो कितनी बची, 6 ईंट अभी रखने वाली पड़ी है। अब उसको कौन रखेगा, बी रखेगा भाई। बी है जो एक दिन में कितनी ईंट रखता है, 3, 6 ईंट रखनी है, एक दिन में कितनी रखता है, 3, तो 3 से कट कर देंगे, 2 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे बी को, 2 दिन लग जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि रीडिंग स्किल आपकी बढ़िया होनी चाहिए। अगर आपकी रीडिंग स्किल बढ़िया है तो आपका क्वेश्चन आता तभी हो जाता है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बैठने, पहला प्रेशर एग्जाम का, ठीक है, उसके बाद मैथ पे आते प्रेशर और ले लेते हैं, थोड़ा टाइम लग गया तो प्रेशर। सबसे बड़ी बात है आपका माइंड कूल होना चाहिए। नहीं आता तो नहीं आता, अगर आप प्रेशर लोगे वो आने थोड़ा ना लग जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपके आते हुए क्वेश्चन है वो भी खराब हो जाएंगे। अगर कोई समझ नहीं आ रहा तो प्रेशर नहीं लो। ठीक है, प्रेशर क्या है, जो आपने पढ़ा है उसी का नतीजा है एग्जाम में। आपने पढ़ा ही नहीं है तो प्रेशर लेने से सम नहीं सॉल्व होगा। तो प्रेशर लेने से एक चीज जरूर होती है कि जो आपको आ रहा है वो भी भूल जाते हो। आप प्रेशर नहीं लोगे तो प्रेशर के ऊपर छोड़ना। तो 2 ही चीजें करनी है, एक तो रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए कि हम रीडिंग करते हैं तो कैसे कर रहे हैं, एक एक चीज को समझ के रीड करना है, सवाल पढ़ना है तो एक एक चीज को। और दूसरा कि आपका कूल माइंड रहना चाहिए कि उसने गिवन क्या दिया है, पूछा क्या है, हमें आंसर किस चीज का करना है, बस ये चीज होगी तो आपका आधे ज्यादा सम हो गया। मेन यही चीज है। क्लियर। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मार्च 2020 में। इसमें क्या दिया है, ए बी सी 3 वर्सन है। ठीक है, इंडिविजुअली कंप्लीटेड पीस ऑफ वर्क 24, 15 और 12। मतलब क्या है, ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। ये तीनों का आ गया हमारे पास कि ए 24 दिन में करता है, बी है जो 15 दिन में, सी 12 दिन। यहां तक लिख लिया। उसके बाद बी एंड सी स्टार्ट द वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय ए अलोन टू कंप्लीट। मतलब क्या है, तीनों अगर काम करते तो इतने इतने दिन में कर सकते थे, परंतु काम किसने शुरू किया, बी और सी ने। बी और सी ने शुरू कर दिया काम, उसके बाद उन्होंने 3 दिन ही काम किया, फिर छोड़ गए। ए को बोल के भाई तू कर अकेला, पहले मजे ले रहा है अकेला तू कर। ए ने कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले आपको मैंने एक चीज बताई है, आप निकालोगे काम है कितना, इन तीनों का अनुपात निकाल लिया, सॉरी एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम क्या है, 120। मतलब 120 ईंट रखनी है, वही ईंट वाला कंसेप्ट फिर आ गया। 120 ईंट रखनी है इधर से उधर उठा के। ए है जो 24 दिन ले रहा है 120 ईंट उठाने में, तो एक दिन में कितनी ईंट उठाएगा वो, 120 को 24 से भाग कर देंगे जो पहले निकाल रहे थे, कितना आ जाएगा। ए एक दिन में 5 ईंट रखेगा, 5 काम करेगा। बी है जो 120 को 15 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। अब सी है जो 120 को 12 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, समझा गया। ए है एक दिन में कितना काम करता है, 5, बी एक दिन में 8, सी एक दिन में 10। अब इसने ये बोला था हमें बी और सी ने स्टार्ट किया, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 8 और 10 कितना होता है, 18। परंतु तुमने काम कितने दिन किया, एक दिन में 18 काम करेंगे, 3 दिन में कितना कर जाएंगे, 54। काम कितना करके, 54 काम वो करके। 120 काम था, 120 ईंट उठानी थी, 54 ईंट तो वो उठा के रख दी। अब बाकी कितनी ईंट रहेगी, तो इसमें से 54 माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 66। अब हमारे पास 66 ईंट बची। क्या है, 66 ईंट बची है। तो शेष काम को पूरा करने में ए अकेले को कितने दिन लग जाएंगे, क्लियर है। तो शेष काम को जो कितने दिन लग जाएंगे। अब देखिए 66 ईंट है तो कितने दिन लग जाएंगे, एक दिन में 5 बचता है तो अप्रोक्सीमेट 11 दिन लग जाएंगे। 13 5 65 13 दिन लग जाएंगे।
तो अप्रोक्सीमेट कितने आ जाएंगे, 13 दिन आ जाएंगे। अब आपको पूरा पूरा नहीं कट रहा, आपको आंसर 13 दिया हुआ तो आप 13 ही आंसर करोगे, 13 × 65 दिन लग जाएंगे। अब दोबारा फिर देखते हैं इस सवाल को। ए जो 24 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में, सी 12 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 120 आ जाएगा। 24 × 5 120, 15 × 120, 12 × 120। ए कितना कर रहा है, 5 एक दिन में, और ये कितना कर रहा है, 8, और ये 10। बी और सी मिलकर 18 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 18 काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिनों में कितना कर दिया, 18 दिया, 14। तो हमारे पास काम है जो बचा कितना, काम है जो बचा कितना, कितना बच जाएगा, 66 बच जाएगा, 66 काम। तो ए एक दिन में 5 ईंट लगा सकता है, 66 ईंट लगानी है, तो 5 से भाग करेंगे 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 13 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखिए द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी। अब आपको एफिशिएंसी जब दे देता है ना, वो क्षमता डायरेक्ट दे ही देता है आपको। काम देखिए, क्षमता आपको उसने दे दी है कि ए बी सी का अनुपात दे दिया 5:3:2। अगर ए एक दिन में 5 ईंट लगाता है तो बी कितनी लगा लेगा, 3 लगा लेगा, तो सी 2 ही लगाएगा। इनकी क्षमता दे दी गई है। वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क 21 आवर्स। मतलब तीनों ने एक साथ काम किया तो 21 घंटों में काम खत्म कर दिया। हम वही टोटल काम फाइंड आउट करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि टोटल वर्क है कितना, टोटल ईंटें हैं कितनी थी। हमें पता है ए अगर 1 घंटे में 5 ईंट लगाता है, बी 3 लगाएगा और सी 2 लगाएगा। ये अनुपात बना लिया। ए अगर 1 घंटे में 5 ईंट इधर से उधर रख रहा है, बी कितनी रखा है, 3, और सी 2 रख रहा है। तीनों मिलकर कितनी रखने हैं, 5 3 8 2 10। तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर 1 घंटे में 10 ईंट रखे हैं, और उन्होंने 21 घंटे में काम भी खत्म कर दिया। 1 घंटे में 10 रखी और 21 घंटे में काम खत्म किया है, तो टोटल ईंट कितनी होगी, 21 से गुना कर लेंगे, 210 ईंट। समझा गया, टोटल काम क्या है, 210। अब इसने बोला है हमें इन हाउ मेनी आवर्स बी अलोन कंप्लीट द 40% ऑफ वर्क। पहले तो हम देखेंगे सारा काम बी कितने टाइम में करता है। सारा काम अगर 210 ईंट है, बी 1 घंटे में कितनी ईंट रखता है, 3। सारा अगर अकेले ने बी नहीं रखनी होती, अकेले बी ने रखनी होती, कितना टाइम लगता, 210 ईंट है, 1 घंटे में कितनी रखता है, 3। तो बी को कितने लग जाने थे, 70 घंटे। बी को कितने लगते, 70 घंटे लग जाते। हमें क्या बताना है, 40% काम करना है उसका। 70 घंटे तो सारे काम को लग जाते हैं ना, तो 40% क्या होगा, 40/100। 0 से 0 कर दिया, 0 से 0, 7 चौका 28। तो कितना टाइम लग जाता है बी को 40% काम करने में, 28। कितना टाइम आ जाएगा, 28। अगर एफिशिएंसी दी हुई है तो वो डायरेक्ट दी हुई है कि ए अगर 5 काम करता है तो बी कितना करेगा, 3 करेगा, सी 2 करेगा। ये एफिशिएंसी। यहां से हमने टोटल काम बनाया, तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 10। 21 घंटे में काम पता खत्म कर दिया उन्होंने, तो 210 काम था, 21 को 10 से गुना करेंगे। अब 210 ईंटें अगर ओनली बी को लगानी पड़ जाती तो वो 70 घंटे ले जाता सारा काम करने। हमें क्या बताना है, उसका 40%। सारा काम वो कितने में करता, 70 घंटे में, 40% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 28 घंटे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए वुमन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 130 ऑफ हर यूजुअल स्पीड। मतलब रोजाना जिस स्पीड से जा रही है उसकी 130% स्पीड से गई, 130% स्पीड से गई, तो वो ऑफिस है जो 12 मिनट जल्दी पहुंच, तो रोजाना वो कितना टाइम लेती थी। ठीक है, इस सवाल को एक चीज देखिए, 130%। इस तरह का सवाल आ जाए तो आप पहले परसेंटेज पे फोकस करोगे, 130%। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, 130/100। 130% को मैं कैसे लिख सकता हूं, 130/100। 0 से 0 का समझ आ गया। इससे पहले एक आप सवाल समझिए, अगर पहले मैं 12 की स्पीड से जा रहा था और डिस्टेंस है जो 60 किलोमीटर है, तो मेरे को कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। अब मैं 10 की स्पीड से जाऊं तो डिस्टेंस वही है,
डिस्टेंस वही है। तो टाइम कितना लगेगा मेरे को 6 घंटे। ये मेरा टाइम है, इस चीज को समझना, ये मेरी स्पीड है। एक चीज, इस सवाल को हम बाद में करेंगे, पहले इस कंसेप्ट को समझिए, इस कंसेप्ट को समझना जरूरी। पहले मैं 12 की स्पीड से जा रहा था, दूरी मैंने तय की 60, तो मेरे को कितना टाइम लग गया 5 घंटे। फिर मैं 10 की स्पीड से गया, दूरी वही थी 60, तो टाइम क्या लग गया 6। अब देखिए इनकी अनुपात बनाइए, क्या बन गया 6 अनुपात। अगर डिस्टेंस सेम हो ना, अगर डिस्टेंस सेम हो तो जो स्पीड का अनुपात होता है टाइम के अनुपात का अपोजिट होता है। देखिए 6 अनुपात 5 था, उधर क्या हो गया टाइम 5। सिंपली बात है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लेगा, और स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगा। तो अनुपात होता है जो रेसिप्रोकल होता है। कंडीशन क्या है, डिस्टेंस सेम होगी। अब वो ऑफिस जाती है, ऑफिस तो उसकी डिस्टेंस सेम है ना, जल्दी गई है या लेट गई है, डिस्टेंस तो वही रही है ना, डिस्टेंस नहीं चेंज हुई है। अब इसमें यही था, वो 130% स्पीड से गई। 130% क्या हो गया 13/10। अगर पहले वो 10 की स्पीड से जाती थी तो आज कितनी स्पीड से गई है 13 से। अगर वो पहले 10 की स्पीड से जाती थी तो आज कितनी स्पीड से गई है 13 से। 130% हो गया इसका। अब जो टाइम है, टाइम मैंने आपको बताया था डिस्टेंस सेम है, टाइम क्या होगा, अगर वो पहले 13 मिनट लेती थी तो आज कितने ले रही है 10 मिनट ले रही। अगर वो पहले 13 मिनट लेती थी जाने के तो आज कितने ले रही है 10 मिनट। टाइम में कितना कमी हुई 3 यूनिट की। क्लियर है। तो हमें कितना बताया गया है 12, हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट है, परंतु बताया कितना है 12 मिनट। तो 3 यूनिट 12 मिनट के अकॉर्डिंग 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 12/3, क्या आ जाएगा 4। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। समझा है यहां तक। अब देखिए टाइम क्या है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 13 यूनिट की कितनी होगी 13 गुना में 4। पहले कितने लगते थे 52 मिनट, अब कितने लग रहे हैं 10 गुना में 4 40। यही है ना 12 मिनट का फर्क आ गया। तो पहले उसको टाइम क्या लग रहा था 52 मिनट लग रहा था, पहले टाइम कितना लग रहा था 52 मिनट। समझ आ गया। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का अनुपात है और टाइम का अनुपात है दोनों रेसिप्रोकल होंगे, एक दूसरे के उलट होंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। और कुछ नहीं है, सम बिल्कुल इजी सा सम है। देखने में बच्चे स्पीड मानते हैं, लेट एक्स उसका 130% डिस्टेंस मानते हैं वाई, उन चीजों से नहीं हो, उन चीजों से एग्जाम नहीं क्लियर होगा। क्वेश्चन कर लोगे एग्जाम नहीं क्लियर होगा। नेक्स्ट सम देखिए, वाई सेलिंग a pen for rate 26 man lose 1/14 of it is cost। जितनी उसको कॉस्ट थी ना उसका 1/14 लॉस्ट कर दिया उसने, 1/14 लॉस्ट कर दिया। तो कॉस्ट प्राइस पता करना है। 1/14 क्या होता है 1/14। ठीक है, अब हम x सेलेक्ट करेंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि कॉस्ट प्राइस x मान लें और उसका x का 1/14 लॉस्ट कर दिया है तो कितने बेच रहा है 26। इस तरीके से आप नहीं करोगे। जितना ज्यादा आप एक्स को लाओगे एग्जाम के अंदर उतने ही आपके क्लियर होने के चांस दूर होते जाएंगे। एक बात समझ रहे, जितना ज्यादा एक्स वाई को आप इंटर कराओगे अपने मैथ के अंदर उतने ही आपके क्लियर होने के चांस दूर हो रहे हैं। ठीक है, सिंपली करिए। आपको मैंने प्रतिशत चैप्टर कराया था, ठीक है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है। उसमें मैंने क्या बताया, जो नीचे वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसकी परसेंटेज वैल्यू ऊपर वाली होती है। इसी तरह फ्रैक्शन वैल्यू भी ओरिजिनल नीचे वाली होती है इसकी। अगर 1/14 कहें तो हम लेट क्या करेंगे, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 14। 14 का 1/14 कितना होगा, एक ही होगा ना, ऊपर वाली वैल्यू उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। हमने क्या कहा था, हमने कॉस्ट प्राइस लेट कितनी कर ली 14 रुपए, उसको लॉस कितना हुआ 1/14, इसका 1/14 कितना है 1 रुपए, तो लॉस 1 रुपए हो गया। तो उसने कितने में बेचा 13 रुपए। 14 रुपए से 1 रुपए लॉस हो गया तो कितने में बेचा 13 रुपए में। ये कह रहा है 26 में बेच रहा है, तो 13 की वैल्यू 26 होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 2 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 14 की वैल्यू पता करनी है, 14 की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी 28। क्या आंसर आएगा 28 आंसर आ जाएगा। समझा गया। जो नीचे वाली वैल्यू है उसी को लेट करोगे आप, x 100 मानोगे नहीं। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू है
वो ओरिजिनल वैल्यू है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो ऊपर वाली वैल्यू है। तो हमने कॉस्ट प्राइस ही मान लिया 14, नीचे वाली वैल्यू को मान लिया 1/14 लिखा, उसका 1/14 क्या है 1, तो लॉस कितना हुआ 1 रुपए का, ऊपर क्या है 1 रुपए है, तो 13 में बेच दिया, वो कह रहा है 26 में, 13 को 26 के इक्वल रख लिया, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 2, तो 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी 28 है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल। ठीक है, यहां से आप एक चीज कीजिए, सिंपली समझिए इसको। हमें क्या कहा है, जितने में वो 50 आर्टिकल बेचता है उतने में 42 खरीदते हैं। देन व्हाट इज द परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट। एक चीज तो श्योर कीजिए, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सिंपली समझिए, आपको भेजा गया बाजार में 100 रुपया देकर, आपको 42 चीजें खरीदी, आपने आए और 8 और पल्ले से दी और 50 बेच दी, क्या हुआ, वो 8 का नुकसान कर लिया। किसका नुकसान कर लिया आपने? 8 वस्तुओं का नुकसान कर लिया। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, दोनों मेथड करते हैं, पहले सिंपली समझ के करते हैं। मैं मान लेता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है 1 रुपए। एक कॉस्ट प्राइस के आर्टिकल की कीमत क्या है 1 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल कितनी हो जाएगी 42 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, अब देखिए 50 आर्टिकल है जो उसने कितने में खरीदे थे 50 रुपए में, बेचे कितने में जो 42 का कॉस्ट प्राइस है। 50 आर्टिकल बेचे कितने में, जितना 42 का कॉस्ट प्राइस है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास 50 रुपए, बेचे कितने में उसने 42 रुपए में। अब तो आप निकाल दोगे ना, कितना लॉस हुआ उसको 8 रुपए का। लॉस किससे होता है, कॉस्ट प्राइस से इंटू 100, क्या आ जाएगा 16%। ठीक है, क्या आएगा 16%। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह का सम आ जाए ना जब, तो आपने डायरेक्ट भी इसका मेथड क्या रहता है, जो ऊपर डिफरेंस दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कीजिए, नीचे सेलिंग प्राइस इंटू 100। अगर माइनस में आया तो लॉस है, अगर पॉजिटिव में आया तो प्रॉफिट है, डायरेक्ट निकल जाएगा। बट ये रट्टा मारना पड़ेगा, सिंपली बात बता रहा हूं, रट्टा मारना पड़ेगा। इस चीज को समझ लोगे 1 सेकंड का काम नहीं है आपका, तो समझ के कीजिए। हमने एक पेन आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को क्या मान लिया 1 रुपए मान लिया, तो सिंपली बात है 42 कितने में खरीदेंगे हम 42 रुपए में, और 50 कितने में खरीदेंगे 50 में। और ये कह रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल, 50 आर्टिकल बेच कितने दिए, जितनी 42 की खरीद थी। तो 42 की खरीद तो हमारी भैया 42 रुपए थी, तो 42 में बेच दिए इसने। 50 आर्टिकल कितने में बेच दिए 42 में, खरीदे कितने 50 में, और 42 में बेचे, लॉस क्या आया 8। क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड ट्रस्ट एंड सिंपल ट्रस्ट ऑन ए सम 8000 फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 5%। अब आप सिंपल ट्रस्ट कंपाउंड ट्रस्ट को किस तरीके से करते हो मेरे को नहीं पता आज तक कैसे किया है। मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं वही फार्मूला अभी तक यूज कर रहे हैं, A is equal to PRT। ठीक है, उनको पता ही नहीं सिंपल ट्रस्ट कंपाउंड ट्रस्ट है क्या, एक्चुअली में है क्या, इंस्टॉलमेंट का मतलब नहीं पता होता। ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाले सम निकाल लेंगे, बट वो रटे रटाए हैं कि ऐसे आ जाए तो ऐसे कर देंगे, ऐसे आ जाए तो ऐसे। भाई ऐसे नहीं आएगा, हर बार एसएससी सेम सम थोड़ी ना देगा। आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही सम होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं, आपने हर टाइप के रटे लगाए हुए हैं, तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, क्योंकि एसएससी ने थोड़ा सा भी चेंज किया तो आपके एसएससी हो जाएगी वहां पे। तो सिंपली इसको समझिए, सारा खेल किसका होता है इसमें, रेट का। रेट का तो पता होगा ना, रेट अगर 5% है तो इसका मतलब क्या है 5/100। 100 रुपए के ऊपर एक साल में जितना ब्याज बनता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 100 रुपए के ऊपर एक साल में जितना ब्याज बनता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर मैं किसी को 100 रुपए ब्याज पे दूं, वो मेरे को 15 रुपए ब्याज दे दे, तो वो क्या होगा 15 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितना आ गया 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जो सारी बात आपकी किस पे खड़ी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खड़ी। सारी बात किस पे खड़ी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे खड़ी होगी। अब इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा समझिए इसको। आपने दर उठाना है 5%।
आपने पहले 10 से ही सॉल्व करना। 5% की वैल्यू क्या होती है? 1/20। प्रतिशत चैप्टर में करोगे तो 20। अब सिंपल इंटरेस्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या है? हर साल सेम रहता है। अगर मैं 20 रुपए किसी को ब्याज पे दूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 रुपए बनेगा 1 साल का। सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा? 1 रुपए बनेगा 1 साल का। 20 रुपए दूं ब्याज पे तो 1 रुपए 1 साल का बनेगा। तो मैंने कितने साल के लिए दिया हुआ है इसमें? 2 साल के लिए। तो 2 साल में कितना बन जाएगा? 20 रुपए में सिंपल इंटरेस्ट पे दूं किसी को, 2 रुपए ब्याज बन जाएगा और टोटल कितने हो जाएंगे मेरे? 22 रुपए हो जाएंगे। ये चीज समझ आ गई कि मैंने 20 रुपए दिए, 2 पे ब्याज बन गया 2 साल का और 22। अब चक्रवर्ती ब्याज देखिए, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? हर साल ब्याज पे ब्याज होता है, ब्याज पे ब्याज। अगर मैं कहूं चक्रवर्ती ब्याज 20 रुपए दूं तो कितने हो जाएंगे? वो एक और जोड़ के 21 हो जाएंगे। पहले साल भी 21 होंगे, जितने साल हो उतने गुना कर लीजिए, तो दूसरे साल भी 20 के 21 हो जाएंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई की तो क्या है? 441/4। अब इधर देखिए इसको, हमारे 20 रुपए हैं जो 22 हो रहे हैं साधारण ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे 400 रुपए 441 हो रहे। एक चीज समझा गई? इस चीज को समझ लिया ना? 20 रुपए हैं जो 22 हो रहे हैं साधारण ब्याज पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या हो रहे हैं? 400 रुपए 441 हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे? इन चीजों को तो इक्वल करो। यहाँ पे हम 400 रुपए को कंपेयर कर रहे हैं, आप 20 को। इसको 400 करना है तो कितने से गुना करोगे? 20 से गुना कर, तो इधर भी 20 से गुना हो जाएगी। तो साधारण ब्याज पे 400 रुपए कितने हो जाते हैं? 440। कितने हो जाते हैं? 440। समझाया? और चक्रवर्ती ब्याज पे कितने हो जाते हैं? 441। कितने रुपए का फर्क है? 1 रुपए पे। अब देखिए 2 सालों में 400 रुपए पे कितने रुपए का फर्क आ रहा है? 1 रुपए के। 2 सालों में 400 रुपए पे कितना फर्क आया है जी? 1 रुपए का। हमें कितने रुपए पे फर्क देखना है? 8000। हमें क्या देखना है? 8000 पे फर्क देखना है। 400 रुपए पे तो 1 रुपए का फर्क आया। 800 पे क्या है? 8000 पे क्या आएगा? 20 गुना है। 8000 क्या है? 400 का 20 गुना, तो फर्क भी 20 गुना हो गया। तो कितना फर्क आएगा? 20 रुपए। कितना फर्क आ जाएगा जी? 20 रुपए फर्क आएगा। क्लियर है? हमारा फर्क क्या आएगा? 20 रुपए आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट सम देखिए, द कंपाउंड ट्रस्ट फॉर 2 ईयर 12% ईयर कितना है? अब हमें कंपाउंड ट्रस्ट दे दिया तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट बतानी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, आप इस पे कंसंट्रेट करोगे। आप किस पे करोगे? इस पे करोगे। कंपाउंड ट्रस्ट है, टाइम कितना है? 2 साल। तो अब 12% को लिखिए। 12% को मैं 12/100 लिखूंगा। 4 पे कट किया 3/25। अगर मैं 25 रुपए ब्याज पे दूं तो 1 साल में 3 रुपए ब्याज आता है। तो सिंपली कहूं तो 25 रुपए 28 रुपए हो जाएंगे। 25 रुपए कितने हो जाएंगे मेरे? 28 हो जाएंगे 1 साल में। तो इसमें 2 साल बोला है, नेक्स्ट ईयर भी सेम हो जाएगा। 25 रुपए 28 हो जाएंगे। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आया? 784। अब नीचे वालों की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है? 625। यहां से समझाया मेरे को, 625 रुपए दूं तो 784 हो जाएंगे। 784। ब्याज कितना है? ब्याज दोनों का फर्क है। 625 तो मैंने दिए थे, 625 तो मैंने दिए थे, 784 मेरे को वापिस आएंगे। 784 मेरे को वापिस आएंगे। अब ब्याज का फर्क क्या है? दोनों का डिफरेंस। मतलब 625 रुपए देने से मेरे को कितना ब्याज बना? 159 रुपए। परंतु हमें कितना ब्याज बताया गया है? 400। एक बात याद रखना, ये चीज वैल्यू जो फ्रैक्शन में हो, मल्टीप्लाई या फ्रैक्शन में होगी। अब सिंपली देखिए 625 पे कितना ब्याज आता है? 159। तो 470 कितने ब्याज आएगा? ये कितने गुना है? 3 गुना। तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 1875। कितने रुपए आ जाएंगे? 1875 रुपए ब्याज पे दूंगा तो 470 रुपए ब्याज आएगा 12% दर से। समझ आ गया? क्लियर? ठीक है, आज का हमारा सेशन इतना ही था। कल नए सम के साथ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ या जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो वहां पे शेयर कीजिए। थैंक यू।